हाँ जी, ज्वाइन कर लिया है आपने? ज्वाइन कर लिया है? जी। अच्छा जी। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू देखें तो यानी पहले हम उसकी डेट देख लेते हैं। यहाँ पे उसने वैसे भी मिड ईयर एक्विजिशन किया हुआ है तो डेट में डिफरेंस होगा। देखें तो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 31 मार्च। ईयर एंड हमारा क्या है? 31 मार्च 2009। और ले वो कब रहा है? 30 नवंबर 2008। 30 नवंबर। तो लेने के बाद हमारा हक सिर्फ कितनी सेल या एक्सपेंसेस पे होगा? मार्च दिसंबर, तक। दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स। 4 मंथ का। सिर्फ हम हमारे से कितने मंथ की सेल्स रिलेट करती हैं इस ईयर के लिए? इस ईयर एंड के लिए सिर्फ 4। 4 मंथ्स हमसे रिलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पेरेंट का कितना प्रॉफिट? 151,800 प्लस सब्सिडी का 1,08,850 मल्टीप्लाई बाय 4 4 डिवाइड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12। ये अपॉर्शनमेंट होनी है ऐसे। ठीक है, ये आप करोगे पूरे का पूरा। बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने मिड ईयर अब एक्विजिशन ये ली हुई है। समथिंग 51 एक सौ 51 का भी चार्ट मल्टीप्लाई बाय निकालेंगे। 4/12। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फिर ग्रॉस ग्रास प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फिर कॉस्ट का भी सेम ऐसे ही होगा। 35,600 प्लस 25,650 25 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 4 4। डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, फिर प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस। इनकम का भी इस तरह होगा। इन्वेस्टमेंट का भी इसी तरह 1400 प्लस आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड। 12। ठीक है, फिर आ टैक्स का जाएगा भी इस तरह प्रॉफिट होगा। बिफोर टैक्सेशन। फिर टैक्स का भी सेम 23,100 प्लस 16,300 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। प्रॉफिट आ जाएगा। और मुझे आप सिर्फ एनसीआई कैलकुलेट करके बताओ जरा, एनसीआई का हिस्सा कितना आ जाएगा? एनसीआई का हिस्सा कैसे कैलकुलेट 75 है करेंगे? तो 25%। एनसीआई परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी। 16,400। 25% मल्टीप्लाई बाय 16,400 कितना तो आएगा? 4 महीने का ही करेंगे ना। हाँ जी, जबरदस्त। ये चीज मैं आपकी चेक कर रहा था। ग्रेट। सब्सिडरी का चार ठीक है। महीने का करते हैं। हाँ। फिर 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20%, 25%, ये आपका एनसीआई आ जाएगा। ये टोटल नेट प्रॉफिट से माइनस करोगे तो ग्रुप प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? सही होगा। जी। ये आसान है। और ये नेक्स्ट टू अंडरस्टैंडिंग टू, ये भी आप करोगे, मस्ट करना। ठीक है। ठीक। फिर ये आगे जो चैप्टर हमारे पास, इजी है तो। हाँ, इसके अब जो दूसरा पार्ट आ जाता है, IAS 28 अकाउंटिंग इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स जो है ये आप नई सिलेबस में शामिल। जॉइंट वेंचर्स होता है आप जो है बराबर की इक्विटी लेके चलते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर दोनों की ये किस्म की समझ लो पार्टनरशिप होती है, लेकिन ये कंपनीज में होती है। ठीक है, आपने जॉइंटली परचेज की हुई होती है, यानी किसी दो कंपनियों ने कोई दो चीजें, यानी एक चीज परचेज की हुई है गट्ठे डाल के। और एसेट्स और इक्विटी दोनों की आपस में बिलोंग करती है। इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, परसेंटेज थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। 50-50% खरीदे हुए हैं दो कंपनियों ने एक कंपनी को। ठीक है। जैसे यानी सैमसंग और एप्पल वाले नोकिया को परचेज कर लें। ठीक है। इस तरीके से यानी दो मिलकर एक को जो परचेज करते हैं वो जॉइंट वेंचर्स में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ जो है आपके सिलेबस में शामिल है इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। एसोसिएट्स कौन से होते हैं? ठीक है। और जो मेन थिंग मैंने जो 20 या आपको 30% से। हाँ, 20% से लेकर 50% तक। ठीक है, ट्वेंटी जी। टू 50% शेयर होल्डिंग हो तो वो आप क्या कहेंगे कि आप एसोसिएट है, आपकी सब्सिडरी नहीं है। उसको क्या बोलोगे? एसोसिएट है। ठीक है। जो ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट जमा की कि पेरेंट की इन्वेस्टमेंट जमा करते हैं यहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद था? वो सिंपल इन्वेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट ऊपर जो हमने जमा की थी उससे क्या मुराद था? उससे ये मुराद है कि वो सिंपल इन्वेस्टमेंट है। यानी सिंपल इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं कितनी से कितनी रेंज के, 0 से 20% तक, वो सिंपल इन्वेस्टमेंट में आएगी। ठीक है।
तो सिंपल जी इन्वेस्टमेंट सिंपली आपको जो उससे प्रॉफिट या जो कुछ मिल रहा होता है इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर आप उसको जमा कर देते हो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। लेकिन सब्सिडी के बारे में आपको ऐसा करना पड़ता है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक दूसरे में इकट्ठी करनी पड़ती है। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। और इसी तरीके से एसोसिएट्स की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एसोसिएट्स की ट्रीटमेंट को नाम दिया जाता है इक्विटी अकाउंटिंग। क्या नाम दिया जाता है? इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग। इसकी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कौन सी है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कंसोलिडेटेड, ये भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एडजस्ट होती है। और ये उसी वक्त एडजस्ट होती है जब आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है तो ये सिंपल एडजस्ट होगी सिंपल इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ठीक है, इक्विटी जी अकाउंटिंग के लिए क्या चीज होना जरूरी है? सब्सिडरी होना जरूरी है, कि पहले से कंपनी के पास सब्सिडरी है जिसकी वजह से हम इक्विटी अकाउंटिंग कर सकेंगे, अदरवाइज सिंपल इन्वेस्टमेंट ही होगी। एन एसोसिएट क्या होगा? और दूसरे नंबर पे जब 20 to 50% आपके पास शेयर होल्डिंग होती है तो इसका क्या मतलब होता है? आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, यानी आप एसोसिएट के कंपनी में अपना प्रोमिनेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा सकेंगे। एसोसिएट कोई डिसीजन करेगा आप उस डिसीजन में हिस्सा ले सकेंगे, आपका भी एक वोट जी होगा। ठीक है, जैसे एसोसिएट कहता है, एसोसिएट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, हमें नई नई ब्रांच खोलनी चाहिए या फॉरेन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फॉरेन कंट्री में हमें अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहिए, फॉरेन में एक न्यू ब्रांच ओपन करनी चाहिए उस जगह पे। तो वहां पे आप भी डिसीजन अपनी राय ओपिनियन दोगे, आप उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए होगे, आप बता सकोगे कि फॉरेन में कल्चर डिफरेंस आ जाएगा, लेबर की कास्ट का डिफरेंस आ जाएगा, और वहाँ पे हमें लोगों का इतना बिहेवियर एटीट्यूड भी नहीं पता, हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। आप अपनी ऐसी सजेशंस उनको दे सकते हो ग्रुप में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के, वहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। एन एंटिटी अवर वी द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, एसोसिएट को डिफाइन किया जाता है। जॉइंट वेंचर्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस, ऑपरेटिंग पॉलिसीज यही नॉर्मली रूटीन वर्किंग जो होते हैं आपके डिसीजंस के, वर्किंग रिलेटेड क्या डिसीजंस करने हैं, नई ब्रांच खोलनी है नहीं खोलनी। फाइनेंशियल से मुराद पैसे कहाँ से लेने हैं, शेयर होल्डर से ले या हम कहीं से डेट ले लें। डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टी जो जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, बट इज नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल। ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल नहीं कहा जाता। ये क्या इन्वेस्टमेंट होती है? एसोसिएट इसको बोलते हैं। 20 to 50% और जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो इक्विटी अकाउंटिंग, इसके लिए इक्विटी अकाउंटिंग की जाती है। वेयर बाय इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, इनिशियली रिकॉर्डेड एट जी कॉस्ट होती है और बाद में उसमें प्रॉफिट का शेयर डलता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे 5,000 के, यानी 25% परचेज किए 5,000 के। तो इसमें ये क्या करोगे आप? ईयर एंड पे आप इसको कैसे रिपोर्ट करोगे? ईयर एंड पे आप इसको रिपोर्ट करोगे ऐसे, इन्वेस्टमेंट इनकम इन एसोसिएट 5,000 जमा इसमें करोगे प्रॉफिट शेयर फॉर द ईयर, प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द एसोसिएट फॉर द ईयर। एसोसिएट को हुआ 1,000 प्रॉफिट इस ईयर में, आपकी परसेंटेज कितनी थी? 25%। 1,000 में से 25% यानी 250 आपका। तो 250 प्रॉफिट शेयर लगाओगे और आप कहोगे इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम एसोसिएट मेरी इतनी है, 5,250, 5,250 है। ठीक है, ईयर एंड पे ये जी रिकॉर्ड होगी। फिर अगर आपकी कोई इम्पेयरमेंट है तो वो लेस होगी, और पर्प है तो वो लेस होगा। पर्प ओनली इफ पेरेंट इज सेलर एंड सेलिंग टू एसोसिएट। और यहाँ पे इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन कोई भी माइनस नहीं होगी, कोई भी पेएबल माइनस नहीं होगा, कोई भी सेल परचेजेस माइनस नहीं होगी, सिर्फ पर्प माइनस होगा इफ पेरेंट इज सेलर एंड द इन्वेंट्री इज रिमेन्ड इन द अकाउंट्स ऑफ द एसोसिएट। अंडरस्टूड? ये दो चीजें आगे पूरा जी लिखा हुआ है। इक्विटी अकाउंटिंग मेथड ये होता है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर पहले क्या कास्ट रिकॉर्ड करनी है, फिर उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन द इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट, फिर उसको कितने प्रॉफिट में चेंजिंग आई वो जमा करके, कोई अगर लॉसेस हैं तो वो माइनस करवा दो। द इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड्स 100% of assets and liability of parent and subsidiary
ऑन अ टाइम लाइन बेसिस सिंगल इन्वेस्टमेंट। एसोसिएट को क्या करना है ये तो हमें पता है, सब्सिडी को हम जमा करते हैं। एसोसिएट को क्या करना है, सिंगल इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिंगल लाइन यानी लिखनी है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और ये वर्किंग होगी उसकी, और वो बस हमें आंसर जो है उस लाइन में पुट कर देना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विद इन नॉन करंट एसेट में ये लिखना है, किधर लिखना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन के नॉन करंट एसेट्स में। अगर क्वेश्चन में उन्होंने एसोसिएट भी डाला हुआ है तो द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड लायबिलिटीज ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, 100% इनकम एंड expenses of the parent and subsidiary on a line a single share of profit of associate line which includes group share of any associate profits after tax। ठीक है, और एक लाइन के तौर पर आप लिख देते हो ग्रुप सॉरी प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले पहले आप लिख देते हो वो लाइन किधर, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ आती है लाइन, जी। इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ लाइन आएगी कि हमने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाँ जी, ऊपर अभी पड़ा है, नॉन ये करंट एसेट में लाइन लिखनी है, किधर लिखनी है, नॉन करंट एसेट्स के नीचे। नॉन करंट और एसेट। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये लाइन लिखनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इक्विटी अकाउंटिंग द पेरेंट एंटिटी मस्ट ऑलरेडी टू प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इक्विटी अकाउंटिंग के लिए जरूरी क्या चीज है, ये थ्योरी पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, जब आपको थ्योरी आए तो वो भी आप कर लें। पूछें कि व्हाट इज जी। नेसेसरी थिंग फॉर द इक्विटी अकाउंटिंग, प्लीज टिक द बिलो राइट वन फॉर द आंसर। वन जब चार में सब्सिडरी से आनी आप चाहिए। राइट करें कि क्या होना चाहिए, हाँ, वन सब्सिडरी मस्ट होनी चाहिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होनी चाहिए। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले से तैयार नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, तो इक्विटी अकाउंटिंग नहीं होगी। अंडरस्टूड। नहीं होगी। ये देखो, इक्विटी मेथड शुड नॉट बी यूज्ड इफ द इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ये दो भी आपने ज़हन में रखना है, यही थ्योरी होती है जो बाद वक्त आपको मार दे सकती है। ये इक्विटी अकाउंटिंग नहीं होगी कब, जब एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल हो। क्लास ये IFRS IFRS 5 5 में। होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 5। ये आप F7 में पढ़ोगे। इसका मतलब ये होता है, आपने एसेट को लिया, एसेट को, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, आपने एसेट को परचेज किया, अभी आ रही है? आ रही है आ रही है। अच्छा, एक ये इधर बंद हो गया। नहीं नहीं सही आ रही है। अच्छा, अभी आप स्पीक करो जरा। आ रही है। हाँ, आ रही है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, नोट इन ऑर्डर टू इक्विटी अकाउंटिंग द पेरेंट एंटिटी मस्ट ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नीचे थे हम, इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। आपने एसोसिएट को क्यों लिया है, आपने एसोसिएट को इसलिए लिया है कि मैं उसको दोबारा क्या कर सकूं, बेच सकूं, बेचने के लिए लिया है। तो एसेट हेल्ड फॉर सेल है, या आपने उसको कहा है कि इस साल मैंने बेचना है, क्राइटेरिया मीट हो रहा है हेल्ड फॉर सेल का, कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी इसको मैंने बेचना है। फिर आप क्या नहीं कर सकोगे, फिर आप जो है उसको आप क्या कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकोगे, यानी इक्विटी अकाउंटिंग नहीं कर सकोगे। अगर क्या है तो इक्विटी अकाउंटिंग नहीं कर सकोगे। अगर आपने हेल्ड उसको फॉर हेल्ड सेल। फॉर सेल के लिए लिया है सेल। तो इक्विटी अकाउंटिंग IFRS नहीं 5 होगी। के। ठीक है, तो अच्छा। दूसरा, पेरेंट जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। ठीक है, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पेरेंट नहीं बना रहा है तो तब भी आप जो है उसकी इक्विटी अकाउंटिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात मैं ऊपर जो आपको बता रहा था, ये फार्मूला, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट शेयर माइनस इम्पेयरमेंट लॉस माइनस पर्प, ये सेम। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एसोसिएट है, ये एसोसिएट में से जो प्रॉफिट हमारा होगा, जी। एसोसिएट के टोटल प्रॉफिट का जितनी परसेंट हमने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो लेके
ठीक है, लेस वो यहाँ पे इम्पेयरमेंट जमा लॉसेस। करना है। फिर इम्पेयरमेंट लॉसेस हुए तो वो माइनस करने हैं, और पर्प इफ पेरेंट इज सेलर ओनली, बस ये चार चीजें करनी है, इसके अलावा कुछ एडिशन नहीं करनी है। इसको इक्विटी अकाउंटिंग बोलनी है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये आपने कहाँ पे पुट करनी है? ये आपने इन्वेस्टमेंट रिटेन इन अर्निंग। एसोसिएट, और ये कहाँ पे आएगी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट की हेडिंग के नीचे। ठीक है, अंडरस्टूड? जी ठीक हो गया। ऐसे निकाल के आपने इसको कहाँ पे लगाना है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट की हेडिंग के नीचे। दूसरे, एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। The equity method of accounting requires that consolidated statement of profit or loss does not include dividend from associate. डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट हम नहीं शामिल करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयर ऑफ, ये जो होगा ना, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी सब्सिडी। एसोसिएट को कितना प्रॉफिट हुआ जी? एसोसिएट को प्रॉफिट हुआ, वही ऊपर वाली बात, 1000। ठीक है, प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द एसोसिएट। हमने एसोसिएट का अगर 25% लिया हुआ है, तो 1000 का 25% लेंगे, हमारे पास 250 आ जाएंगे। ये 250 प्रॉफिट शेयर कहाँ पे लगाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में निकालेंगे। ठीक है, लिखाएंगे इट जी इंक्लूड द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस एनी इम्पेयरमेंट ऑफ द एसोसिएट इन द ईयर। तो इम्पेयरमेंट यहाँ से माइनस करवानी है, तो बाकी हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो हम किधर लगाएंगे? प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द एसोसिएट इन ग्रुप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, एक आध हम करते हैं। फिर ट्रेडिंग विद एसोसिएट एग्जेप्ट होती है। इसमें कोई भी चीज हम कहते हैं एसोसिएट ग्रुप से बाहर है, उसके साथ कोई भी सेल परचेज की तो वो एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टूड? जी एसोसिएट के साथ कोई भी सेल परचेज या अकाउंट पेएबल रिसीवेबल एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती है। वो ओरिजिनल एंट्रियां तस्वर की जाती हैं कि वो ग्रुप से आउट है। देयरफॉर एनी सेल्स एंड परचेजेस जनरली द एसोसिएट इज कंसीडर्ड टू बी आउटसाइड ऑफ द ग्रुप। ठीक है, देयरफॉर एनी सेल्स एंड परचेजेस बिटवीन ग्रुप, यानी पेरेंट या सब्सिडरी ने कोई चीज एसोसिएट से ली हुई है, तो नॉट नॉर्मली इलिमिनेटेड। ठीक है, एलिमिनेट नहीं किए जाते, सिर्फ पर्प की एडजस्टमेंट होती है, वो भी कब? जब पेरेंट सेलर हो तो। सिंपल इन्वेस्टमेंट का आपको पता है, सिंपल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सिंपल इन्वेस्टमेंट यानी आपने क्या किया हुआ है? 0 to कितने परसेंट? 20% तक आपने कोई जी। इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो सिंपल इन्वेस्टमेंट के अच्छा। तौर पे आएगी। हाँ जी। तो सिंपल इन्वेस्टमेंट कैसे डील होगी? सिर्फ और सिर्फ, यानी जो उसका प्रॉफिट होगा ना, कुछ भी माइनस नहीं करना उसका, उसके प्रॉफिट का आपने, अगर आपने 5% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस प्रॉफिट का, यानी टोटल प्रॉफिट है 100, 5% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये 5 आपसे रिलेट करेगा, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट। जी ठीक है, समझ आई? जी जी। तो ये ऐसे, ये चैप्टर एंड आ गया। ये वैसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं पूछा जाता होता अक्सर, लेकिन ये फिर भी वैसे आपको पढ़ पता लिया। होना चाहिए। ठीक है, जी जी। कि आ भी सकता है ये नहीं कि, लेकिन यहाँ पे नहीं टच होता है ज्यादा, पता F7 कुछ में नहीं बड़ा होता। इंपॉर्टेंट टच होता है। लेकिन क्या है, दो चीजें हैं सिर्फ एसोसिएट में। कौन सी दो चीजें? एक जो, ठीक है, क्या मैं नाम आपको है। एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे भी सॉल्व करके देंगे। ठीक है, पेरेंट एंड सब्सिडरी ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, पेरेंट इन्वेस्टेड इन एसोसिएट इन 1 जनवरी 2022 समझ लो, एंड परचेज 30% ऑफ शेयर्स फॉर $7,000। ठीक हो गया। और फिर क्या किया पेरेंट ने? एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022
associate profit was 2000. Parent also sold goods of dollar 500 on gross profit margin of 20%. ठीक है. And one third of inventory is still in associate. ठीक है. In still in associate accounts. The impairment is 100 for associate, for investment in associate. ठीक है. तो आपने मुझे ये बताना है व्हाट फिगर्स विल गो एंड वेयर, किस जगह पे इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ये क्वेश्चन आपने करना है. ऊपर में एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देता हूँ छोटा सा. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जाती है ना। हाँ, तो वो आप क्वेश्चन करोगे. ये आपका क्वेश्चन है जो रेड में है. ठीक है. ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हैव टू अटेम्प्ट. ये याद से करना है. मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ. एक और मैं आपसे पूछता हूँ. चलो. ठीक है. पेरेंट एंड सब्सिडरी हैं. तो पेरेंट ने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया, 40% शेयर्स परचेज किए. कितने के? फॉर $8,000 के. एसोसिएट को प्रॉफिट हुआ 3,000. ठीक है. थ्री जी थाउजेंड हुआ. इम्पेयरमेंट लॉस हुआ $200. और ये टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है. टोटल इम्पेयरमेंट लॉस $200. एंड पेरेंट ने सोल्ड की थी गुड्स 1,000 की, 20% मार्जिन की बेसिस पे. और हाफ ऑफ गुड्स रिमेन इन द इन्वेंट्री. हाफ ऑफ गुड्स रिमेन्ड इन इन्वेंट्री. ठीक है. अभी मुझे बताओ कि इसका क्या करें. कौन सी दो चीजें फाइंड करनी है आपको. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, कॉस्ट ऑफ उससे इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करोगे. कॉस्ट 40% ऑफ. शेयर हैं एसोसिएट के। हाँ जी. फॉर 8,000 में से तो 8,000 का 40% लेंगे। यार उसने देखो ना, उसने कितने लिए हैं. 40% शेयर्स 8,000 के लिए हैं. अच्छा ठीक है। हाँ, तो आठ कॉस्ट ऑफ हजार ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हुई. है। हाँ आठ जी. हजार क्या करोगे इसमें. ठीक है. एसोसिएट्स प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट. प्रॉफिट शेयर ऑफ पोस्ट शेयर एक्विजिशन फ्रॉम प्रॉफिट। एसोसिएट. हाँ प्रॉफिट जी। शेयर फ्रॉम एसोसिएट ये कितना है. 3,000। ये एसोसिएट का प्रॉफिट है, हमारा शेयर नहीं है. हमारा ठीक। शेयर कितना होगा. $3,000. हमारी इन्वेस्टमेंट है 40%. ये एसोसिएट का टोटल प्रॉफिट हुआ है, हमारे हिस्से में कितना आता है 1,200. जी ठीक है. ठीक हो गया। और अभी क्या माइनस माइनस करेंगे करना है. इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट लॉस कितना माइनस होगा.
ये उसको टोटल इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 200। दो हमारे सौ से हिस्से में चालीस कितना परसेंट आता है? हाँ जी, 200 का 40% कितना बनता है? 80। जी। 80 लेस करेंगे। ठीक है, पर्प कितना माइनस होगा? पर माइनस होगा जी, शॉर्ट 20% मार्जिन, हाफ ऑफ गुड्स में रिटेन मेंड इन इन्वेस्टिंग। पर हजार भी का 40%। कितना? तो पर यार निकालो तो सही, ट्वेंटी पर्प परसेंट कैसे मार्जिन। निकालोगे? कैसे निकालोगे पर्प? देखो ये 1000 है, 20% मार्जिन है, तो इसका मतलब जी 200 प्रॉफिट है। 800 कास्ट ऑफ हाँ सेल्स है। 200 प्रॉफिट है। 200 कितना आया प्रॉफिट आया, जिसमें से जी। हाफ उसने बेच दी, हाफ रहने दी। तो इस प्रॉफिट में से पर्प निकलता है ना। हाँ, 100 तो प्रॉफिट। प्रॉफिट तो फिर 100 हुआ है ना। हाँ जी, जा, 100 प्रॉफिट हुआ तो 100 क्या बन गया? पर्प बन गया। जी ठीक है, तो वो पर्प हम यहाँ से माइनस करवाएंगे। अंडरस्टूड? जी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये ये समझ जी लो। 8,000 जमा 1200। 9200, नाइन्टी टू टू हंड्रेड हंड्रेड माइनस माइनस वन एक एटी सौ अस्सी तो नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी 9020। ये अमाउंट किधर जाएगी? ये अमाउंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन ये उधर करंट एसेट्स, एसेट की नॉन करंट हेडिंग के एसेट्स में नीचे जाती है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के तौर पे जाएगी। जी ठीक है, 9020। और मुझे बताओ, जी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज जाएगी? प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट। जी। ठीक है, नेट प्रॉफिट कर दो, नेट प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट क्या जाएगी? ये जो 1200 है। हाँ, 1200। ठीक है, 1200 में थोड़ी सी वर्किंग होगी, 1200 में से ये 80 माइनस होगा, और ये पर्प माइनस होगा 100। तो फिर जो नेट अमाउंट जी आएगी 1020, वो जाएगी नेट प्रॉफिट शेयर फ्रॉम एसोसिएट। कि एसोसिएट से जो नेट प्रॉफिट हमें मिला वो ये है, वो हम किधर डालेंगे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड पी लॉस एंड में। एल में। ठीक है, कहाँ पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले पहले, टैक्स प्रॉफिट पहले। बिफोर टैक्स से पहले पहले, बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, समझ आई जी यहाँ तक? क्लियर है? जी, हाँ, और क्लियर है। ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो वर्किंग करोगे कंसोलिडेशंस की मजीद, तो शार्ट का क्या जी। कुछ है, कहाँ तक किए हैं? शॉर्ट किए थोड़े थोड़े, स्वाद कर रहा हूँ। यार अभी ये कंप्लीट करो बिल्कुल, ठीक है। जी कंप्लीट करो ये किट कैप्लॉन की, और फिर बीपीपी की स्टार्ट करनी है, ये पहले कैप्लॉन की क्लियर कर लो। हाँ जी। कि कितने रहते हैं शॉर्ट? नहीं, लॉन्ग वाले पोर्शन के ही रहते हैं थोड़े। बस आज जो है ना क्लियर करो ये लॉन्ग के अच्छा, लॉन्ग के पोर्शन के, इसका मतलब यानी ये कहाँ तक किए हैं, मुझे ये तो बताओ जरा, कौन कौन से लॉन्ग का पोर्शन टच किया है? लॉन्ग जो आपने बताए थे वो किए हैं, उसके बाद भी एक दो किए थे वो। और नहीं, जैसे अच्छा वो लॉन्ग छोड़, शॉर्ट वाला सारा क्लियर है शॉर्ट? शॉर्ट ये वाला नहीं ना, ये वाला जो आज किया ये नहीं है। और पीछे से जो नहीं है ये कंसोलिडेटेड पी एंड एल का, फाइनेंशियल पोजीशन का, उसके थोड़े रहते हैं। ठीक है, आज जो है ना कंसोलिडेशन रिलेटेड जो भी शॉर्ट होना वो क्लियर कर दो। ठीक हो गया। ठीक तो ये भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी बनाओ, और ये भी बनाओ। ठीक ठीक। है, वर्किंग बार बार लिखो, जैसे मैंने ये लास्ट में प्रोफार्मा बनाया ना, ये प्रोफार्मा जी आपके जहन में होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी, ये प्रोफार्मा आपके जहन में सही हो हो गया। कि ऐसे ऐसे हम करते हैं जी। अपोर्शन कब करते हैं? तो माइनस इंटर ग्रुप सेल्स प्लस पर्प होता है। ठीक है, जी तो इसी तरीके से ये जो है सिर्फ यहाँ पे यानी चार चीजें होती हैं, ये आपके जहन में एट अ टाइम हो। कौन सी चार चीजें जी? एक सेल्स हो तो सेल या परचेज हो रही हो, माइनस कर देते हैं सेल में से भी और कास्ट ऑफ सेल्स में से भी, और पर्प हो तो प्लस कर देते हैं पर्प। और फिर जो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस करवाया जाता है जी, किस में से? टोटल नेट प्रॉफिट में से, फिर ग्रुप प्रॉफिट आ जाता है जी।
ठीक है, तो एनसीआई कैसे फाइंड किया जाता है? एनसीआई परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी लिया जाता है। फिर उसमें से क्या और किया अगर जाता है पर्प जी, हो तो उसमें से सेलर हो, पर अगर अगर सब्सिडरी सेलर हो तो पर्प सेलर माइनस हो तो। किया जाता है। अंडरस्टूड। फिर जो है जी दूसरी चीज इसके बाद जी, यानी मिड ईयर एक्विजिशन आती है अपॉर्चनमेंट। ठीक है, अपॉर्चनमेंट यानी की जाती है अगर हमने सब्सिडी को कभी मिड ईयर में लिया हो, या 3-4 मंथ रहते हों, या 8 मंथ रहते हों तो लिया हुआ हो, फिर अपॉर्चनमेंट करते हैं उसी हिसाब से। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पढ़ा, तो वो सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स कौन से हैं जी? एक स्टेप है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करके, यानी उसका क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लेके जाना है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड टैक्स लॉस में हो क्या तो। लेके जाना है। बस जी ये 2 चीजें, 2 फार्मूले आपके जहन में हो। फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस की वर्किंग आपकी 100% जहन में हो। यार 100 जी में से 100 भी नंबर आते हैं बच्चों के, आपको पता है। ठीक है, F3 के में 100 में से 100, और एक बच्चा नहीं काफी सारे बच्चे ले रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करो 100 आउट ऑफ 100 जी है। इंशाल्लाह। ठीक है, किसी चीज की समझ नहीं आती तो मुझसे पूछो, लेकिन ये 100 आउट ऑफ 100 आपके आने चाहिए। तो ये आप बिल्कुल क्लियर करो, तो बाकी हम की भी ठीक। डिस्कस करेंगे। ये आज ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेशन का सारा पोर्शन आज बैठो 3-4 घंटे, तो कंसोलिडेशन का सारा पोर्शन क्लियर करो। ठीक है, जी ठीक। शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। फिर अच्छा जेन में ये नंबर है यार, ये नंबर है रियलिटी में। जी मैं कहता हूँ लॉन्ग में से बंदा जितने नंबर ले सकता है ना, उतने शॉर्ट में से नहीं ले सकता। हाँ जी। लॉन्ग आसान आते हैं, सिर्फ आपको आने चाहिए। रियलिटी में लॉन्ग बहुत आसान होते हैं। हाँ जी। तो लॉन्ग शॉट की बनस्पत आसान है। हाँ, बाद औकात शार्ट में कोई 2-3-4-5 ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो लॉन्ग में कोई कंफ्यूजन नहीं आती है। आपने लॉन्ग की प्रैक्टिस की हुई, सिर्फ जो मैंने बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीजें जहन में रखनी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं जी आएगा। हाँ, लेकिन वो 2 चीजें इजाफी थी, वो भी आपको जहन में होनी चाहिए। कौन सी 2 चीजें एक्स्ट्रा थी यहाँ पे जो आई थी? एसोसिएट वाला, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला आया था नीचे। नहीं, ये वाला। ये नोट आपने जहन में रखना है, बल्कि नोट भी अपने पास कर लेना है। अच्छा, वो जो क्या नाम है, परसेंटेज निकालनी है और और नहीं यार, ये- इन्वेस्टमेंट income हाँ इनकम। from जी जी subsidiary if parent, ठीक है, if parent has investment income from subsidiary डोंट ऐड। it in consolidated statement of profit and loss। अगर लिस्टेड है तो फिर। हाँ, if investment income from listed entities, other listed entities, then add it। ठीक है, while जी added। ठीक हो गया। जी हाँ, ये एक्स्ट्रा चीज थोड़ी सी होती है जो आपको जेन में रखना पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टूड। जी। ठीक है फिर। ओके। ओके, विशाल अल्लाह। किधर है आज? और उससे नहीं कांटेक्ट हुआ, कल बिजली गई हुई थी सारा दिन रात। कल रात को? हाँ। नहीं कोई पता नहीं है, मैं रात को जल्दी सो गया था। अच्छा, 8 बजे कितने बजे। रब्ता नहीं हुआ कल का उससे। नहीं लाइट नहीं गई मेरे ख्याल में इधर। अच्छा, चले ठीक है फिर।
तो ओके। कल हम किट के इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक। ठीक है, तो ये किट आपकी ये कंप्लीट होनी चाहिए, यानी शॉर्ट में के वाले से कंप्लीट होनी जी चाहिए। जी। ठीक है। दिल नहीं करना। ठीक है, ये किट आपकी ओके। कंप्लीट हो शॉर्ट के हवाले से, ठीक। तो फिर हम इंशाल्लाह कल कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके। ठीक है, चले। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।